नमस्कार साथियों। तो हम लोग आज हंस के नील क्षीर विवेक निबंध के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसमें है प्राय यह निबंध है आपका पहला। ठीक है, पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का थोड़ा संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1864 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1938 ईस्वी में हुई। इनका जो जन्म हुआ था वो रायबरेली एक जिला है। वहाँ एक गांव पड़ता है दौलतपुर। ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाओं में निबंध संग्रह, इन्होंने कई रचनाएं लिखी जिनमें से जो निबंध संग्रह हैं उसमें आते हैं रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप। ठीक है, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। तो ये आपके में वो जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के किन्हीं दो निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। तो आप लोग देख लीजिए। अब इससे जो संबंधित आपको में प्रश्न पूछा गया है वह है कि हंस का नील क्षीर विवेक के जो एक तो इसमें प्रश्न केवल प्रतिपाद्य को लेके आपके में पूछा जा चुका है। बाकी ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ इसको संकलित कर दिया है। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि हंस का नील क्षीर विवेक जो निबंध है इसका सारांश क्या है। ठीक है, इसी जो ये उत्तर है इसी में आपको इसके प्रतिपाद्य और इसमें जो केंद्रीय विचार क्या है उसके बारे में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप परिवर्तन करके इन सभी प्रश्नों को आप लिख सकते हैं इस जो पीडीएफ है इसके आधार पे। तो आइए देखते हैं। फिर जो एक और प्रश्न इससे बनता है वो हो जाएगा कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो निबंध शैली है इस निबंध के आधार पर वह कैसी है, इसके बारे में प्रकाश डालिए। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को पहले देखते हैं। तो ये जो निबंध है इसके बारे में सारांश हम लोग देखेंगे कि जो आचार्य श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है, उनके द्वारा लिखित निबंध हंस का नील क्षीर विवेक एक भावनात्मक एवं दार्शनिक निबंध है। क्योंकि इसमें इनका दर्शन भी रहा, कुछ इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और आचार्य द्विवेदी जी सर्वप्रथम यह दर्शाने का प्रयत्न किए हैं कि प्रत्येक प्राणी में कम से कम एक मौलिक गुण विद्यमान होता है। हंस एक पक्षी है जिसे नील क्षीर विभेदन का मौलिक गुण प्रकृति प्रदत्त है, अर्थात प्रकृति ने दिया है या ईश्वरीय आशीर्वाद है। ठीक है, तो इसमें द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई ना कोई मौलिक गुण जरूर होता है। ठीक है, तो उसी आधार पे ये बताते हैं। अब श्री द्विवेदी जी सर्वप्रथम तो वो करते क्या है कि जो हंस का नील क्षीर विवेक गुण है, ठीक है, इसके बारे में वे इसी अपने निबंध में इसका परीक्षण करते हैं, इसका निष्कर्ष निकालते हैं। उसी के बारे में इस निबंध में बताया गया है। तो श्री द्विवेदी जी सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उक्त साहित्य का कोई भी काव्य हंस, पिक, भ्रामर और कमल के वर्णन के बिना अधूरा है। हम लोग संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें बहुत जगह देखते हैं कि हंस है, भ्रमर है, कमल है, ठीक है, इन सब की उपमाएं दी जाती हैं या इन सब के बारे में उल्लेख किया जाता है। तो वही यहाँ पे द्विवेदी जी कहते हैं। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हंस में नीर क्षीर विवेदन शक्ति संवर्धित है, जबकि पिक को अपने बच्चों को कौओं के घोंसले में रखाता है। पिक मतलब कोयल। ठीक है, और बड़े होने तक उन्हीं से उनका परवरिश कौओं से ही कराता है। वैसे ही भ्रमर आम के वृक्ष पर तो नृत्य करता है किंतु चंपा के डाल पर कभी नहीं बैठता। कमल पुष्प चंद्रमा से द्वेष रखता है किंतु वह सूर्य का परम भक्त है। तत्पश्चात श्री द्विवेदी जी हंस और उनके क्षीर विवेकों के गुणों की व्याख्या करते हैं। यहाँ पे जो उन्होंने बताया था ऊपर कि सभी में कोई ना कोई मौलिक गुण विद्यमान रहता है, उसी के बारे में यहाँ बताया है कि जैसे चंद्रमा है तो वो जो कमल है वो चंद्रमा से द्वेष करता है किंतु सूर्य जब उदित होता है तब वह खिल उठता है। ठीक है, तो इसका यह एक गुण होता है। अब श्री द्विवेदी जी ने आगे कहा है कि हंस में यह शक्ति है कि वह दूध और पानी को अलग कर देता है, किंतु इसके उदाहरण नहीं मिलते, दृष्टांत मतलब उदाहरण नहीं मिलते। लेखक तो अब ये क्या करते हैं कि जो आधुनिक युग में इसके ऊपर खोज हुई है उसका सहारा लेकर इसको सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। तो एक लेखक है अमेरिका के जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यापक रह चुके हैं, वो उनका नाम है लॉन्गमैन। ठीक है, जिन्होंने हंस को पाला और नीर क्षीर विवेचन का प्रयोग किया किंतु उन्हें सफलता नहीं हुई। श्री द्विवेदी जी भामिनी विलास, श्रीकंठ चरित्र, शकुंतला, महाभारत आदि पर्व आदि का उदाहरण प्रस्तुत कर या सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि नीर क्षीर विवेदन एक बौद्धिक प्रतीक है। तो हम लोगों के संस्कृत साहित्य में जो ये उदाहरण दृष्टव्य हैं, ठीक है, वो जैसे इसका आप सीधा अर्थ मत लीजिए कि नीर क्षीर विवेक को अलग, नीर और क्षीर मतलब जल और दूध को अलग करता है।
ठीक है, यह एक उदाहरण है, यह एक प्रतीक है। आप इसको एक प्रतीक की तरह ग्रहण कीजिए। तो वही बताते हैं कि यह एक बौद्धिक प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि हमें सत्य, सुंदर एवं शिव को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके विपरीत अनर्गल, असत्य एवं निष्कृष्ट तत्वों को त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो हंस का नील क्षीर विवेक जो है, या हंस, ये जो दृष्टांत है, ये उदाहरण है जो हमारे संस्कृत साहित्य में और साहित्यों में दिया जाता है। यह प्रत्यक्ष नहीं है कि हंस सच में इसको अलग अलग कर देता है, बल्कि यह भौतिक एक प्रतीक है कि जितना भी आपको अच्छा दिखे वह ग्रहण कर लीजिए, और जो बुराई है या जो असत्य है उसको आप त्याग दीजिए। ठीक है, यह इसका प्रतीक है। नीलक्षीर विवेक के हंस के गुण की व्याख्या करते हुए वे आगे कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्रजाल से सोम रस को अलग कर उसका पान कर लेते हैं, उसी प्रकार हंस नील क्षीर का निवेदन कर देते हैं। श्री द्विवेदी जी इस तथ्य को वैज्ञानिक एवं तार्किक स्तर पर सिद्ध करने का प्रयत्न करते हुए लिखते हैं कि हो सकता है कि हंस के मुख में कोई अम्लीय रस हो, जिसके कारण दूध दही का रूप ग्रहण कर लेता है, जिसे वह पी जाता है और जल छोड़ देता है। किंतु लॉन्गमैन का प्रयोग इस तथ्य को सिद्ध नहीं कर पाता। ठीक है, ये जो बात ऊपर कही द्विवेदी जी ने, इस पर प्रयोग भी किया लॉन्गमैन ने। ठीक है, पर यह सिद्ध नहीं हो पाया। तो अब एक और अन्य विचारक को भी ये लेते हैं, जिनका नाम डॉक्टर कॉमर्स होता है, जिन्होंने बताया कि हंस के मुख की बनावट ऐसी है कि वह कठोर पदार्थ तो खा लेता है, किंतु जलीय पदार्थ को बाहर कर देता है। ऐसी अवस्था में दूध को कठोर पदार्थ मानना तो हास्यास्पद है, क्योंकि अब वो बोले कि वो कठोर पदार्थ खा लेता है और जो तरल पदार्थ है उसको छोड़ देता है। तो चूंकि दूध भी तो आखिर तरल ही पदार्थ है ना, तो ये कहना जो कॉमर्स कहते हैं, ठीक है, ये कहना एक हास्य का विषय बन जाता है। हंस के चरित्र एवं स्वरूप का वर्णन करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है कि हंस का निवास स्थान मानसरोवर है। उसका ढील ढौल शरीर बतख से बड़ा होता है। वह जाड़ों के दिनों में हिमालय छोड़कर विंध्य प्रदेश की ओर चले जाते हैं, एवं गर्म के प्रारंभ होते ही पुनः मानसरोवर की ओर चले जाते हैं। द्विवेदी जी ने पुनः एक शंका प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि मानसरोवर में कोई दूध की नदी तो बहती नहीं है, और ना ही हंसों ने कोई गाय भैंस पाल रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक हंसी के माध्यम से कहते हैं कि ना ही हंसों ने दूध की कोई फैक्ट्री खोल रखी है, ना ही वहाँ दूध की नदी बहती है, और ना ही उन्होंने गाय भैंस पाल रखी है। ठीक है, तो कतिपय कविगण यह भी मानते हैं कि हंस मोती चुगते हैं। ठीक है, कुछ कवि मानते हैं यह कि जो हंस होते हैं वो मोती चुगते हैं, किंतु अब मानसरोवर में मोती भी तो पैदा नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ प्रायः ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये सब एक प्रतीक है। ठीक है, जिनके माध्यम से आप इससे दूसरे अर्थ से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अंततः वे मोती का भाव निर्मल जल से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जो मोती है, ठीक है, वो एक प्रतीक के माध्यम से, वो निर्मल जल के प्रतीक के माध्यम से दिया गया है। तो निर्मल जल के पीने का वर्णन करने के पश्चात हंसों के खाने का वर्णन करते हैं, और वे लिखते हैं कि हंस पानी के अंदर उगने वाले फल फूल लता लटका मृणाल रंगों को खाकर जीवित रहता है। तो यहाँ द्विवेदी जी कहते हैं कि जो वहाँ मानसरोवर है, ना ही वहाँ मोती उगते हैं, ना ही वहाँ दूध होता है। ठीक है, तो जो हंस होते हैं प्राय वो जहाँ पे फल फूल लता लटका मृणाल रंग जो उगते हैं उन्हीं को खाकर जीवित होते हैं। ठीक है, तो लेखक कहते हैं इसलिए कि निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हंस चाहे जल रूह पौधों के फल फूल नाल मृणाल और तंतु भी खाते हों, या कमाल कमल नाल या मृणाल रंग के श्वेत रस को पीते हों। ठीक है, जो इन सबके जैसे गुल्लर हो गया, बरगद हो गया, मदार हो गया, ठीक है, तो इनको जब आप तोड़िए तो इस दूध की तरह सफेद सफेद तरल पदार्थ निकलता है। ठीक है, तो शायद ये जो हंस है इसी को खाते हों। ठीक है, इसी के आधार पर हंस को दूध पीने का नाम देते हैं। ठीक है, जो लोग हैं जैसे ये जो कि व्हाइट दूध भी व्हाइट होता है और वो भी व्हाइट है, तो इसी आधार पर लोग कहते हैं कि वो दूध ही खा रहा है, जबकि वह तरल पदार्थ वो जो गुल्लर बरगद और ये सारे पेड़ पौधों से निकलता है वो खाता है। लेखक का विचार है कि प्राचीन काल के इसी आधार पर विद्वानों ने इसे दूध पीने वाला पक्षी कहा है, जिसमें वह दूध को पी जाते हैं और जल का परित्याग कर देते हैं। क्योंकि वो देखो जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कुछ हैं जैसे फल फूल मृणाल तंतु जो ये सब है, कमलनाल है, ये सब जो जल में रहते हैं, तो जैसे वो जब टूटता है तो उसमें से वायु पदार्थ जो निकलता है उसको खा लेते हैं, जो जल है वो जल छूट जाता है। ठीक, तो वही कहते हैं यहाँ पे, जिसमें वह दूध को पी जाते हैं और जल का परित्याग कर देते हैं। उपर्युक्त निबंध भाव का यदि गहन अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हंस का नील क्षीर विवेक निबंध के माध्यम से हंस के जीवन रहस्यों का विवेचन करने का प्रयास किया है। आचार्य द्विवेदी जी ने प्राचीन संस्कृत साहित्य के दृष्टांतों के माध्यम से हंस के महानतम गुण को सिद्ध किया है कि हंस दूध का पान करता है।
वह जलीय फल, फूल, लता, लतिका एवं कमल मृणाल के श्वेत रस का पान करता है, जिन्हें दूध की ही मान्यता दी गई है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि जो साहित्य में लिखा गया है वो गलत नहीं है। हालांकि हम लोग उसका अर्थ मतलब जैसे उसको भी दूध ही कहा जाता है, तो वो लोग उस चीज को दूध कहते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द के कई अर्थ लिए जाते हैं उसी प्रकार से। हाँ, श्री द्विवेदी जी ने अमेरिका के दो महान विद्वानों के प्रयोगों का भी उल्लेख किया है, जो प्रयोग कर यह जानने का प्रयत्न किए नीलक्षीर विवेदन कहाँ तक सत्य है, किंतु वे अपने प्रयोगों में असफल सिद्ध हुए, क्योंकि वे वास्तविक भाव समझने में असफल थे। ठीक है, इस कथन का जो वास्तविक भाव था, ठीक है, वो वह नहीं समझ पाए, इसलिए उनके जो प्रयोग हुए वे सफल नहीं हो पाए। हंस का नीरक्षीर विवेक निबंध का मूल भाव दार्शनिक है। संस्कृत साहित्य में हंस को ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जो सत्य सुंदर शिव रूपी दूध का तो पान करता है, किंतु अशुद्ध अनिर्मल जल का परित्याग कर देता है। उनका विचार है कि मनुष्य को हंस की भांति गुण का ग्राहक होना चाहिए एवं अवगुण को त्याग देना चाहिए। तो इससे जो इस निबंध के द्वारा कवि ने लेखक ने हमें यह संदेश भी दिया है कि हमें गुणों को अवगुणों को त्याग देना चाहिए और गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। यह बात हमें हंस से सीखनी चाहिए। अब चूंकि वैसे इतने ही प्रश्न में आपका जो उद्देश्य है, ठीक है, इसका केंद्रीय मूल भाव है, ये सब समाहित हो चुका है। फिर भी एक अलग हेडिंग के रूप में एक टू द पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि इस निबंध का उद्देश्य या प्रतिपाद्य क्या है। हंस का नीरक्षीर विवेक निबंध का उद्देश्य सत्य की खोज है। क्या वास्तव में हंस में नीरक्षीर विवेचन का गुण व्याप्त है? उन्होंने इसे जानने हेतु प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य से लेकर पौराणिक काव्यों के उदाहरण देते हुए अर्वाचीन काल के वैज्ञानिक, अर्वाचीन मतलब आधुनिक काल के वैज्ञानिक खोजों एवं प्रयोगों को भी विवेचना किया है। अंततः वे साहित्यिक रूप से यह सिद्ध करने में सफल होते हैं कि हंस में नीरक्षीर विवेदन का गुण व्याप्त है। वे मात्र निर्बल, शुद्ध, पवित्र पेय को ग्रहण करता है और अपवित्र को त्याग देता है। यह पवित्र पेय वास्तव में दूध है, जिसे प्राचीन काल के मर्मज्ञ एवं दार्शनिक आत्म रूप से सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, तो इसका सारांश भी हो जाएगा, इसमें उद्देश्य और प्रतिपाद्य और इसका केंद्रीय भाव, ठीक है, ये तीनों इस प्रश्न में हो जाएंगे। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब जो निबंध शैली है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, वो हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।